हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इसको वापस से रिज्यूम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 30 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद वो वीडियोज़ ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू साउंड वेव्स ऑफ, so how much cycles per second sound waves is sensitive to the human ear। तो ह्यूमन ईयर के लिए जो साउंड वेव है दैट इज 1000 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी तक रहती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स इससे बिलो वाली जो साउंड वेव्स हैं उसको भी सेंस कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म इससे अबव वाली जो साउंड वेव्स हैं लाइक 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड वेव्स को सेंस कर सकते हैं। तो इसमें ह्यूमन ईयर्स के लिए पूछा है, तो ये होगी 1000 साइकिल पर सेकेंड। तो 1 हर्ट्ज क्या होता है यहाँ पे, साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं इसको। सो ये वाली 1000 साइकिल्स पर सेकेंड ह्यूमन ईयर्स। नेक्स्ट इज द साइटोक्रोम्स एक्ट एज। तो साइटोक्रोम्स क्या होता है? साइटोक्रोम एक प्रोटीन है एक टाइप की, जिसके अंदर हिम ग्रुप प्रेजेंट रहेगा एंड आयरन कंटेनिंग हिम ग्रुप होता है, आयरन। तो ये क्या करता है, Fe3+2 Fe2+, ये ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म कन्वर्ट करता रहता है। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करता है, और इसका जो मेन रोल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। जो साइटोक्रोम्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन ये अलग चीज हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और प्रोटॉन को वापस से एटीपी सिंथेज जो एंजाइम होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो वापस से प्रोटॉन को कैरी करता है, प्रोटॉन का कैरियर की तरह वर्क करता है एंड एटीपी सिंथेसाइज करवाता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर। नेक्स्ट इज सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। तो कल भी वीडियो में हमने देखा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, वो किसने दिया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने, और ये रिलेटेड टू द सेल थ्योरी। और इसमें क्या है, एवरी सेल इज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सेल थ्योरी। Which of the following act as a connective link between glycolysis and Krebs cycle? So glycolysis and Krebs cycle के बीच में जो कनेक्टिव लिंक की तरह वर्क करता है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, एंड 2 पायरुवेट यहाँ पे बनते हैं, एंड ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस रिएक्शन को बोला जाता है लिंक रिएक्शन। और यहाँ पे पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, और यहाँ पे 2 NaH प्लस CO2 मोल यहाँ पे रिलीज होती है। यहाँ पे 2 पायरुवेट है इसलिए 2 NaDH है, अगर 1 पायरुवेट होता तो 1 NaDH होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ मैसेंजर RNA दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस इज नोन एज। तो जो मैसेंजर RNA की सीक्वेंस है, एक मैसेंजर RNA जो स्ट्रैंड है वो फुल पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी। क्या होता है, एक डीएनए की एक सीक्वेंस होती है जिसके अंदर एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होती है। एंड म्यूटोन क्या है, ये यूनिट ऑफ म्यूटेशन, स्मॉल यूनिट ऑफ म्यूटेशन। ओपेरॉन
ओपेरॉन एक जीन रेगुलेशन का पार्ट है जिसमें काफ़ी सारे जीन मिलके एक साथ एक ओपेरा की तरह वर्क करते हैं, और ये स्पेशली जैसे लेक ओपेरॉन है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। कोडोन क्या होता है? कोडोन एक 3 बेस पेयर यूनिट होती है, ACG इस तरह से। तो ये 3 बेस पेयर्स यूनिट है जो इन्फॉर्मेशन को कोड करती है, बट कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जो चेन जो स्ट्रैंड रहती है डीएनए या आरएनए की, डीएनए से आरएनए बनेगा, तो डीएनए की कंप्लीट जो स्ट्रैंड होती है उसको बोलते हैं सिस्टोन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड्स। सो 100 सीड्स के बारे में बोला है। सीड्स मीन्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। प्लांट सेल के अंदर हम ओवम टर्म यूज करते हैं, एंड एनिमल सेल के अंदर ओवम या एग यूज करते हैं। तो ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर क्या क्या होते हैं? एक गेमिट स्पर्म की साइड से या फिर मेल गेमिट्स की साइड से, और एक दूसरा जो है दूसरा गेमिट फीमेल ओवम की साइड से, ओव्यूल की साइड से। तो ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तब जाके क्या बनेगा? यहाँ पे 1 सीड बनेगा। सो हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन? यहाँ पे एक मियोटिक डिवीजन होगा के अंदर, एंड एक मियोटिक दूसरा मियोटिक डिवीजन जो होगा वो होगा ओव्यूल के अंदर। तो यहाँ पे 2 मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 सीड। तो 100 सीड्स हैं तो 100 इंटू 2 हो जाएंगे। division are required. So option number C is the correct answer. Next is the proteins which possess more than one transmembrane segments which cross through lipid bilayer several times is called. तो ये इस टाइप की प्रोटीन होती है, that is spanning transmembrane protein। इस तरह से काफी टाइम वो स्पेन करती है मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे N टर्मिनल होगा, C टर्मिनल होगा। इस टाइप की प्रोटीन को बोला जाता है पॉलीटॉपिक प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। बेरल प्रोटीन, बीटा बेरल जो प्रोटीन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी। और पोरिन प्रोटीन भी एक बीटा बेरल प्रोटीन का ही टाइप है, जो भी क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज muscles glycogen cannot be converted into glucose as muscles lack the enzyme। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज फॉर्म, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टिश्यूज को, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन होता है, और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम वर्क करता है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ये एंजाइम ओनली लीवर के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलता है उसमें यूज आता है हेक्सोकाइनेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। The protein that bind specific solute to be transported through the cell membrane is known as। तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन यूज आएगी? दैट इज कैरियर प्रोटीन। एक कैरियर जो प्रोटीन होती है वो किसी भी सोल्यूट के साथ बाइंड होके उसको मेम्ब्रेन के वन साइड टू अनदर साइड मूव करवाती है। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन हो जाएगी। चैनल प्रोटीन क्या होती है? एक तरह से मेम्ब्रेन का पार्ट होती है और यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन करती है इस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर, एंड ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन या फिर ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ एनर्जी का यूज करके क्या करती हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करवाती है वन साइड टू अनदर साइड। पोरिन प्रोटीन के बारे में हमने देख लिया है। पोरिन प्रोटीन क्या होती है? आउटर साइड में एक पोर इस तरह से बीटा बैरल प्रोटीन होती है जो भी सोल्यूट्स का ट्रांसफर करवा सके। ये यहाँ पे क्या पूछा है?
वन साइड टू अनदर साइड, तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोडोन इज करेक्टली मैच्ड विद देयर फंक्शन और द सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे UAA हमें पता है स्टॉप कोडोन है, UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों ही क्या है स्टॉप कोडोन्स। तो यहाँ पे ल्यूसीन को कोड नहीं करते हैं। ल्यूसीन को कोड करने के लिए यहाँ पे जो कोडोन्स यूज आते हैं दैट इज CU, CUA, CUG, CUC, इस तरह से 6 कोडोन को कोड करता है ल्यूसीन। इसके अलावा UUA एंड UUG, ये सारे कोडोन कोड करता है ल्यूसीन। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड एलेनिन, यहाँ पे GUU है, वो सेरिन को कोड करता है, बट GCU एलेनिन को कोड करता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस में से देखें तो यही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज GCU एलेनिन को कोड करता है, GUU तो फिर भी नहीं करता है। AUG यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है एंड AC यहाँ पे वेलिन को कोड करेगा। UAG एंड UGA ये स्टॉप कोडोन्स है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा। वैसे तो सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो सकते हैं बिकॉज GUU भी एलेनिन को कोड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ए कोऑर्डिनेटेड यूनिट विच कंट्रोल्स द जेनेटिक एक्सप्रेशन इज नोन एज। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन को कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कौन कंट्रोल करता है, दैट इज ओपेरॉन। इसके बारे में हमने देखा है, जीन रेगुलेशन की एक यूनिट है जिसमें काफी सारे कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये काफी सारे जो जीन्स होते हैं इसमें प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है एंड इसके अलावा रिप्रेसर भी होता है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं ये एक तरह से ओपेरा की तरह वर्क करती हैं एंड जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं इन द बैक्टीरियल सिस्टम एंड प्रोकैरियोट्स। सिस्टोन हमें पता है एक कंप्लीट यूनिट, एक DNA की कंप्लीट यूनिट होती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, या फिर ऐसे बोल दें कि इसमें जो जीन एक्सप्रेशन की जो कंप्लीट यूनिट है उसी को सिस्टोन बोलते हैं। रेकॉन is the smallest unit of recombination and muton is the smallest unit of mutation. Next is what does the following equation denotes। तो यहाँ पे देखिए तो अमाइनो एसिड एक साथ में अटैच्ड है, फिर फॉस्फेट यहाँ पे पायरोफॉस्फेट है, फिर अमाइनो एसाइल फॉस्फेट बना है, अमाइनो एसाइल AMP। तो ये सारी इक्वेशंस हम देखते हैं कहाँ पे होती हैं। अमाइनो एसिड का जब एक्टिवेशन होता है तब एक अमाइनो ट्रांसफर RNA पे अटैच करवाने के लिए से पहले उसको क्या किया जाता है, उसका एक्टिवेशन होता है और उसकी कंप्लीट चेकिंग होती है, देन उसको ट्रांसफर RNA पे यहाँ पे अटैच किया जाता है। तो इसको बोला जाएगा अमाइनो एसिड एक्टिवेशन। Which of the following molecule is made up of two monomers। टू मोनोमर्स मीन्स यहाँ पे डायमेरिक फॉर्म के बारे में पूछा है, तो हमें पता है कौन सी एंटीबॉडी जो है वो डायमेरिक फॉर्म में रहती है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन A। यहाँ पे G इज मोनोमर, मोनोमरिक फॉर्म में रहेगी एंड M इज पेंटामर, ये पेंटामरिक फॉर्म में रहेगी। और इनकी जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो अटैच्ड रहती हैं एक दूसरे से बाय द J चेन। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन A के अंदर सिक्रेटरी प्रोटीन भी होती है। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। और E जो है वो यहाँ पे एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए यूज आती है। नेक्स्ट इज कफर सेल्स इन द लीवर आर इन्वॉल्व इन। तो कफर सेल्स एक टाइप की फेगोसाइटिक सेल है और ये मैक्रोफेजेज होती हैं जो लीवर क्या करवाती है, फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स का क्या करती हैं,
फेगोसाइटोसिस करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज आते हैं। पिनोसाइटोसिस एक अलग मैकेनिज्म है जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स को अगर सेल्स पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज डन बाय बी सेल। So option number A is the correct answer. Next is कार्सिनोमा रेफर्स टू। कार्सिनोमा एक स्पेसिफिक टर्म होती है जो अगर एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल से अगर कोई ट्यूमर प्रोड्यूस होता है तो दैट इज कॉल्ड है कार्सिनोमा। तो इसमें एपिथेलियल सेल लाइक स्किन और म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उससे अगर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है जिसमें मेटास्टेटिस की कैपेसिटी नहीं हो तो मेटास्टेसिस नहीं करता है एंड एक टिश्यू के अंदर ही वो रहता है एंड उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। ये कोई कैंसर का पार्ट नहीं है, ये इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जो ट्यूमर जो मेटास्टेटिस की कैपेसिटी जिसके अंदर होते हैं उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर और ये काफी रिस्क होता है। और इसमें अगर ये अलग अलग टाइप से कोलन में होता है तो ये भी एक कार्सिनोमा का ही टाइप है, लेकिन ये एक स्पेसिफाई कर दिया है कि कोलन कार्सिनोमा बोलेंगे इसको। एंड कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हो रहा है तो इसको बोलेंगे सार्कोमा। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सर्केडियम रिदम इज द मेटाबॉलिक और बिहेवियरल रिदम ऑफ। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर डे लाइट जो साइकिल होती है दैट इज 24 आवर साइकिल जिसको सर्केडियन रिदम भी बोला जाता है, जिससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का रेगुलेशन होता है। फिशेज हैव बॉडी टेम्परेचर इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग स्विमिंग इज। तो जब फिश स्विमिंग करती हैं तो उसकी बॉडी से कुछ हीट जनरेट होती है एंड दैट हीट इज एग्जॉस्टेड विद रैपिडली एग्जॉस्टेड विद सराउंडिंग वाटर। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेगी क्योंकि फिश क्या है, एक कोल्ड ब्लडेड एक्टोथर्मिक एनिमल है और ये अपने बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती है। इसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो सराउंडिंग एनवायरमेंट के से चेंज होता रहता है। तो उसकी बॉडी से जितनी भी हीट रिलीज होगी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी सराउंडिंग वाटर के अंदर ही। नेक्स्ट इज फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बिकम्स। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री क्विसेंट्स वाला जो एक प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है दैट इज डबल्ड बाय द इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन क्या हो जाएगी, बायोकेमिकल रिएक्शन डबल हो जाएगी। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमिनल फ्लूइड कंटेन्स स्पर्म्स एंड द सिक्रीशन ऑफ। तो यहाँ पे स्पर्म्स के साथ साथ में 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो सेमिनल फ्लूइड या सीमन का सिक्रीशन करती है। जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो एंड 60% जो सीमन है उसका सिक्रेशन सेमिनल वेसिकल्स से होता है। उसमें 60% पार्ट सेमिनल वेसिकल्स से होगा जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल्स को एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ में ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट करेगा। देन प्रोस्टेट ये एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है एंड काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये सिक्रीट करते हैं प्री इजेकुलेशन फ्लूइड। एंड बार्थोलिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है एंड यहाँ पे देखा जाए तो यूरेटर कोई सिक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है एंड यूट्रस इज ऑल्सो अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज replication ऑफ डीएनए इज एसोसिएटेड। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है दैट इज इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को यहाँ पे अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक जो सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज है उसको बोलते हैं इंटरफेज, सेकंड माइटोटिक या एम फेज। तो इंटरफेज में अलग अलग फेजेस होती हैं, लाइक यहाँ पे G1 हो जाएगी एंड एस फेज एंड ये G2। तो एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो ये माइटोसिस के अंदर तो एस फेज के अंदर हो जाएगा। एंड मियोसिस में क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। और सेकंड में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट की जो इंटरफेज कंप्लीट होगी उसके बाद डायरेक्ट वो एम फेज में चला जाएगा। इसमें इंटरफेज एब्सेंट होती है मियोसिस सेकंड के अंदर, कुछ नहीं होगा। इसमें जो डीएनए फॉर्म हो चुका है उसी का क्या होगा, सेपरेशन होगा। इसी वजह से गेमेट्स में यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माइटोसिस एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द नर्व फाइबर बिफोर एक्साइटेशन इज कॉल्ड। तो नर्व फाइबर के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो होता है 70 मिलीवॉट। और यहाँ पे सेल के आउटर साइड में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। साइनेप्टिक फैटिग इज ड्यू टू। तो साइनेप्स अगर फैटिग हो जाए तो उसका रीजन क्या है, बाय एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर कंटिन्यूअसली रिपीटेडली कोई स्टिमुलस आ रहा है तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं लाइक एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे साइनेप्टिक फटीग वाली कंडीशन देखी जा सकती है। तो एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मिजनर्स कॉर्पस्कल्स आर लोकेटेड इन। तो मिजनर्स कॉर्पस्कल्स ये स्किन के अंदर प्रेजेंट रहती है, स्किन केनाली और ये सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है जिसमें स्किन सेंसरी ऑर्गन के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट रहती हैं स्किन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिसीव्स साउंड वेव्स इन मेन। तो इंटरनल ईयर के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है जहाँ साउंड वेव्स को रिसीव किया जाता है, दैट इज कोक्लिया। ह्यूमंस के अंदर कोक्लिया प्रेजेंट रहता है, इस तरह से काफी राउंडेड इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। और कोक्लिया के अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। तो कोक्लिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एम्पुला यूट्रिकुलस ये क्या होते हैं, ये बैलेंसिंग ये इंटरनल ईयर के पार्ट है। ये लेगिना जो है ये लोअर वर्टिब्रेट लोअर प्रोकैरियोट्स के अंदर लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट वगैरह के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज कंट्रोल ऑफ फ्लोइंग हार्मोन। तो यूरिन के जो सिक्रीशन है उसको वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए मेनली 2 हार्मोन्स होते हैं, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन। जो ADH है वो सिक्रीट होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये क्या करते हैं, ADH जो है वो
वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है, एंड एल्डोस्टेरोन यहाँ पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से वाटर का रिटेंशन बना रहे, और पोटेशियम को क्या करता है, ये रिलीज करवाता है, सिक्रीट करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हिपेरिन एन एंटीकोएगुलेंट इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो हिपेरिन को सिंथेसाइज करते हैं मास्ट सेल्स, और इसके अलावा बेसोफिल सेल्स भी कुछ अमाउंट में हिपेरिन प्रोड्यूस करते हैं। और हिपेरिन क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू, तो किडनी स्टोन्स जो फॉर्म होते हैं दैट इज क्रिस्टलाइन ऑफ ऑक्जेलेट्स। तो किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम के ऑक्जेलेट्स या किसी भी यूरिक एसिड का अगर डिपोजिशन हो जाता है तो उसका जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म होती है ऑक्जेलेट्स की, उसको बोला जाता है किडनी स्टोन्स या फिर किडनी रीनल कैलिक्यूली। यहाँ पे सेंट पार्टिकल्स नहीं होगा एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स भी नहीं होगा। सो क्रिस्टलाइज फॉर्म में अगर यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम का मेन जो डिपोजिशन हो जाता है उसको बोलते हैं किडनी स्टोन, और ये वाटर की कमी की वजह से भी हो जाता है। नेक्स्ट इज स्क्रोटल सैक्स ऑफ मैन एंड रैबिट आर कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी बाय। तो स्क्रोटल सैक्स को कनेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक केनाल प्रेजेंट होती हैं, दैट इज इंग्विनल केनाल, और ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहती हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी को कनेक्ट करके रखती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। यहाँ पे इस टाइप की टर्म कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है नहीं। इसके अलावा बीडर्स केनाल्स जो होती हैं ये मेल फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट रहती है, एम्फीबियंस के अंदर, और ये क्या है, एक रूडिमेंट्री ओवरी होती है जो मेल्स में प्रेजेंट रहती है। सो यहाँ पे स्क्रोटल सेक्स ऑफ मेन और रेबिट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड रखते हैं उसको इंग्विनल कैनाल बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल इज ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट्स इज नोन एज। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है विरिलिज्म। मैस्कुलिनिटी एक ब्रॉड टर्म मेंस के यूज ये, एंड castration is the removal of reproductive organs, and epitaxis ये nose bleeding से related term है। So option number A is the correct answer. Next is implantation of fertilized egg or young embryo occur under the influence of। तो fertilized egg का जो implantation होता है that is in the influence of प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है और ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, और यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। एफएसएच एंड एलएच ओवुलेशन में हेल्प करते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन बर्थ के टाइम एंड फीडिंग के टाइम लैक्टेशन में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट फेलियर ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी अकर्स इन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का अगर कंप्लीट फेलियर हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है साइमन डिजीज, जिसके अंदर जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स है दैट इज टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, जितने भी हॉर्मोन्स है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं वो सारे अफेक्ट होते हैं, और इसकी वजह से वेट लूज हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और बोन्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं। तो उस कंडीशन को बोला जाता है साइमन डिजीज। प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज रिड्यूस्ड, जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसमें एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन अगर रिड्यूस हो जाए तो रिडक्शन इन एल्डोस्टेरोन इज नोन एज एडिशन डिजीज, एंड एक्रोमेगली इज द कंडीशन वेयर एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी
का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाए तो एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स हो जाता है, यहाँ पे हैंड और फीट काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज, ये जो होती हैं इसमें एड्रिनल ग्लैंड या एल्डोस्टेरोन इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन और एड्रिनल ग्लैंड हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन ऑफ एंटेरोबियस इन मैन इज कॉज्ड बाय, तो एंटेरोबियस एक जिसको पिनवर्म भी बोला जाता है, एंटेरोबियस वर्मिकुलिस, और ये क्या करता है बाय कंटामिनेशन। अगर कंटामिनेटेड फूड जो होता है उसको अगर कंज्यूम कर लिया जाता है तो उसकी वजह से ये एंटेरोबियस पिनवर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट रेगुलर इज लार्वल फॉर्म ऑफ, तो रेगुलर जो लार्वा होता है दैट इज फॉर मॉस्किटो के लार्वा को रेगुलर बोला जाता है। हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट बोलते हैं, मैगट। एंड बटरफ्लाई का लार्वा हमें पता है कैटरपिलर। इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसमें कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टसर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो टसर सिल्क जो ऑब्टेन होते हैं दैट इज फ्रॉम एंथेरिया पेफिया। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंथेरिया पिनाइल जो है टसर सिल्क प्रोड्यूस करता है, बट ये चाइना के अंदर प्रेजेंट रहता है, चाइनीज टसर सिल्क है। और एंथेरा असमा है, ये मूगा सिल्क प्रोड्यूस करता है जो स्पेसिफिकली आसाम में प्रेजेंट रहती है, आसाम में प्रोड्यूस होती है। एंड फिलोसोमा रेसिनी इससे का प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंथेरिया पेफिया इज प्रोड्यूस टसर सिल्क इन इंडिया। एंड तो ये 65 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर, तो रिमेनिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं और ये क्वेश्चंस, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लाइक करने में आपका कुछ नहीं रहेगा, तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।